केरागढ़ विधानसभा में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाला है। उसके मद्देनजर ये जो है वो जनसभा को आयोजित किया गया है। कोरोना के बंदी के बाद कोरोना में लॉकडाउन में कम ज्यादा आप जानते हैं कि जनसभाओं को भीड़ को इकट्ठा करने में दिक्कतें रही और वो एक दौर था। उसके बाद में लोगों का काफी जान माल का नुकसान हुआ है, काफी लोगों की जाने गई है, कुछ लोगों की आर्थिक भी बहुत ज्यादा लॉसेस हुई है। उस बीच में पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी बात बोलने के लिए जो है वो जनसभाएं बनाने में उस समय में दिक्कत रही 1.5 साल, और अब जाके जब इंडिया में ये सारी चीजें फ्री हो रही है तो फिर से देश के अंदर में नीतियों को बताया जाए, देश को समझाया जाए कि क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें अच्छी नहीं है और क्या करने की जरूरत है। इन चीजों के मद्देनजर और आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के जो चुनाव है उसके मद्देनजर 2024 में लोकसभा के चुनाव है, उसके मद्देनजर फिर से इस 1.5 साल के गैप के बाद फिर से बड़े पैमाने पर पार्टी को रिएक्टिवेट करके बड़े पैमाने पर देश में जो 28 राज्यों में एपीआई का प्रेजेंस है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एपीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेट रहा है और मुझे खुशी है कि पहली जनसभा की शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही हो रही है। ये देश के लिए और पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि जिस समय मैं बात कर रहा हूँ अभी भी विश्व में अच्छी परिस्थिति नहीं है। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और युद्ध जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है वो ज्यादा गलत ढंग से हो रहा है, क्योंकि पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थिति आई जहां संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत, जिसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, उस इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने की अहम जिम्मेदारी जिस देश पर थी, जिसको P5 कंट्रीज कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसी का एक कंट्री रशिया ने यूक्रेन पर अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़कर हमला किया है। लोग मर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा भारत के लोग, पर्टिकुलरली विद्यार्थी जो मेडिकल को पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, आईटी सेक्टर में जाते हैं, उसमें के काफी लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे देश ने यूनाइटेड नेशंस में 3 बार वोट देने से एब्सटेन किया है। पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब एब्सटेंशन हुआ तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की विशेष सभा बुलाने के लिए वोटिंग हुआ, उसमें एब्सटेन किया। उसके बाद में फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जब वोटिंग हुआ, जहां 141 देशों ने इस आक्रमण को गलत बताया, केवल 5 देशों ने कहा कि नहीं आक्रमण के फेवर में वोट करते। उसमें जो 35 कंट्रीज ने एब्सटेन किया उसमें भी इंडिया ने एब्सटेन किया। और हर वक्त की तरह मोदी सरकार की नींद देरी से खुलती है। आप जानते हैं कोरोना बंदी के समय में भी ऐसा हुआ कि कोरोना आ रहा था, सबको मालूम था। इंटरनेशनल हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कि ये सीरियस कंसर्न है। मोदी जी उस समय नमस्ते प्रणाम करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके साथ में गुजरात में बहुत बड़ी लाखों लोगों को इकट्ठा करके प्रोग्राम करते रहे, फोटो खिंचाते रहे। जब सर के ऊपर पानी जाने लगा तब जाके एक दिन में जाके कह दिया कि अभी देश को अंदर में बंदी कर रहा हूँ। उसके बाद आप सब जानते हैं ड्रामा, खाली काली ट्यूबलाइट क्या क्या किया। तो इस तरह का मोदी सरकार को आप जानते हैं कि हर समय देरी से हो जाता है। उस समय जब सेकंड वेव आई कोरोना की, तब हमने देखा बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए उसकी चिंता मोदी जी को ज्यादा थी, लेकिन सेकंड वेव में जो हजारों लोगों की जाने गई और आप जानते सब कि कैसे ऑक्सीजन से लेकर बेड से लेकर वेंटिलेटर से लेकर शॉर्टेज हुआ, वो क्राइसिस को भी अवॉइड किया जा सकता था यदि उसकी प्लानिंग जो प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं, डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी होती है, वो ना करते हुए वो बंगाल के चुनाव में बिजी रहे। ठीक पिछले 6 महीनों से रशिया यूक्रेन पर
आक्रमण की तैयारी कर रहा है। पिछले 1 महीने से लगभग ये बातें बड़ी स्पष्ट हो रही थी और जिस दिन अटैक हुआ उसके 15-20 दिन पहले तो बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि ये अटैक होने वाला है। उस समय तक भी भारत सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें प्रचंड बहुमत मिलेगा, हम लोग 350 के पार जाएंगे, इस चिंता में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी रहे। लेकिन वहां पर बच्चों को लाने की उन्हें चिंता नहीं हुई। जब अटैक ज्यादा हो गया उसके बाद दिखाने के लिए स्मृति ईरानी जी को भेजा, अपने मिनिस्टर्स को भेजा और जाके कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया। मैं इस संदर्भ में एक ही कहना चाहूंगा कि एपीआई का ये मानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, चाहे वो कोई हमारा मित्र देश भी क्यों ना हो। अगर मित्र भी गलत करता है तो उसको समझाने की जिम्मेदारी भी मित्र के ऊपर होती है। इतनी छोटी बात इस प्रधानमंत्री को नहीं समझती है। मैं समझता हूं कि उस प्रधानमंत्री को इस देश का अंदेशा नहीं है, दुनिया का अंदेशा नहीं है कि रशिया यदि 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर करके अगर वहां पर रेडिएशन अगर बढ़ सकता है तो चेर्नोबिल से बड़ा सेकेंड न्यूक्लियर रेडिएशन का क्राइसिस हो सकता है, जिसमें पूरे यूरोप, सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग रशिया के नागरिक हताहत हो सकते हैं। और वी आर सिटिंग ऑन द हॉटबेड ऑफ न्यूक्स। दुनिया में इतने न्यूक्लियर हथियार है कि इस धरती को 400 बार 500 बार उसका आक्रमण किया जा सकता है। और रशिया ने एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी है। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ रिस्पांसिबल कंट्री, अ रिस्पांसिबल स्टेट। जो P5 कंट्री है जिसको इसी आधार पर यूनाइटेड नेशंस में लिया गया है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है और उस पर अंतरराष्ट्रीय कानून को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो कंट्री दुनिया में धमकी दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। मैं समझता हूं कि ये सही नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि नाटो का अनियंत्रित विस्तार भी गलत है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स चलाने की धमकी देना ये किसी भी कंट्री को सूट नहीं करता। हम इस बात को कंडेम करते हैं क्योंकि हम इस धरती पर इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं और जीवन हमें प्रकृति ने दिया, मोदी ने नहीं दिया। जीवन हमें प्रकृति ने दिया, मोदी ने नहीं दिया। ये देश बना है, हजारों साल की गौरवाना सी सभ्यता है, इसलिए ये देश बना है। और इसलिए भारत के नागरिक होने के नाते, इस धरती पर एक इंसान होने के नाते हम किसी भी तरह के युद्ध के फेवर में नहीं है। इसका रिजोल्यूशन इंटरनेशनल लॉ के तहत होना चाहिए। अगर रशिया को कोई कंसर्न है तो वो यूएन को पिटीशन कर सकता है, नाटो को भी पिटीशन कर सकता है, यूरोपियन यूनियन को पिटीशन कर सकता है। उसमें उसका समस्या का हल होना चाहिए। अगर उसके बाद हल नहीं होता है तो लिमिटेड मिलिट्री पावर का यूज किया जा सकता है, एक आखिरी ऑप्शन होता है। मैं समझता हूं कि पुतिन ने ये प्रक्रिया को अडॉप्ट ना करते हुए जो हमला किया उसके फेवर में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है। और हम इस बात पर भारत सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो सरकार का निर्णय है, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून से वो सही नहीं है कहना मैं जरूरी समझता हूँ। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले मोदी जी इस बात का जरूर चिंतन करेंगे कि भारत से, इंडिया से 20,000 से ऊपर बच्चे यूक्रेन में मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी क्या समस्या है कि वो 20,000 बच्चों को इंडिया में एडमिशन नहीं मिलती है? क्यों वो यूक्रेन को प्रेफर करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी कोर्सेज के लिए? क्या ये आत्मनिर्भर भारत का संकेत है? इसके ऊपर मोदी जी जरूर चिंतन करेंगे ऐसा मुझे लगता है। हर जगह उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने वाले, किसी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहने वाले, इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले, बगैर ज्ञान के फोटो खिंचाकर वक्तव्य स्टेटमेंट देने वाले मोदी जी जरूर इस दूसरे बात पर भी सोचेंगे कि रशिया के खिलाफ वोट नहीं देने में जो सबसे बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि 60% मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सप्लाई ये रशिया के ऊपर डिपेंड है इंडिया का। तो आत्मनिर्भर भारत में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों हैं, हम ज्ञान विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में पीछे क्यों हैं, इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ चिंता जरूर करेगी।
मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के संदर्भ में मैं इतना कहना जो है वो जरूरी समझता हूँ, क्योंकि एपीआई ये लोकल पार्टी नहीं है, एपीआई ग्लोबल पार्टी है। एपीआई लोकल पार्टी नहीं है, एपीआई ग्लोबल पार्टी है। और मेरा ये क्लियर कहना है कि बीजेपी को देश चलाना नहीं आता, ये भोंदू पार्टी है। बीजेपी भोंदू पार्टी है, इनको देश की नीतियां चलाना नहीं आता। अगर चलाना आता तो इंडिया आज अमेरिका चाइना के बराबर खड़ा होता। आज इंडिया इतने पीछे जो है वो खड़ा नहीं होता। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। दूसरा, छत्तीसगढ़ को लेकर मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा राज्य है, आप सब जानते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा विशेष प्यार करता हूँ। छत्तीसगढ़ एक प्रगत जो है वो स्टेट बने, राज्य बने, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए विशेष नीतियों की जरूरत है। उन नीतियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि 2018 के चुनाव में एपीआई जो लगभग 52 सीटों के ऊपर में छत्तीसगढ़ में हम चुनाव यहाँ लड़े थे, और लगभग जो है वो 65,000 से ऊपर हमको यहाँ वोटिंग था छत्तीसगढ़ में। लोकसभा में 2019 में हम 11 लोकसभा में जो है वो इलेक्शन लड़े, और 11 की 11 सीटों में हमें अच्छा वोटिंग प्राप्त हुआ। अब 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट को हमने यहाँ पर जो है वो चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और एपीआई की वजह से बीजेपी पर्टिकुलरली पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सीट हाई है। एक सीट बची हुई थी, उसको भी उपचुनाव में बीजेपी की गई। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो अब यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो सरकार कैसी चल रही है उसका भी विवेचन हम आने वाले समय में शुरू करेंगे। केवल ब्लाइंड क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, लेकिन तथ्यात्मक नीतियों के आधार पर बघेल जी की गवर्नमेंट कैसी चल रही है इसका भी हम अभी आने वाले समय में विवेचन करेंगे। आज पहली जनसभा है और छत्तीसगढ़ को लेके विशेष नीति एपीआई की बनी है। हमने 2018 में भी इसको डिक्लेयर किया है, और आने वाले 23 के लिए भी हम इसको जरूर विशेष नीतियों को डिक्लेयर करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मेरा ये सपना रहा है। क्या सपना रहा है? छत्तीसगढ़ में मेरा सपना रहा है कि एपीआई की गवर्नमेंट बने, और एपीआई की गवर्नमेंट अगर छत्तीसगढ़ में बनती है तो वो आदिवासियों के नेतृत्व में बने। ये मेरा जो है क्लियर जो है वो व्यू रहा है। सब लोग उसमें रहेंगे उस गवर्नमेंट में, लेकिन नेतृत्व जो है वो आदिवासियों का रहेगा। और ट्राइबल गवर्नमेंट ये सबसे ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि आदिवासी ही एक ऐसा समाज है जो हजारों साल से मानवता के आधार पर जिया है, प्रकृति के आधार पर जिया है। और मैं तमाम देशों से भी ये कहूंगा कि यदि युद्ध नहीं चाहिए और मानव शांति से कैसे जी सकता है, इसे यदि सीखना है और देखना है तो दुनिया के लोगों ने आदिवासी समाज की तरफ देखना चाहिए। दुनिया के लोगों ने आदिवासी समाज की तरफ देखना चाहिए कि शांति से, मानवता से कैसे किया जाता है। तो मेरा ये हरदम सपना रहा है कि छत्तीसगढ़ में एपीआई की गवर्नमेंट बने, ट्राइबल के नेतृत्व में बने, सब लोगों के लिए, सारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वो काम करे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए। उसकी विशेष तैयारियों की शुरुआत हम इस जनसभा से शुरू कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मेरे टूर छत्तीसगढ़ में और बढ़ेंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना जरूरी समझता हूँ कि इंडिया में, देश के अंदर में आप लोग सब जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आप लोग सब जानते हैं कि 27 करोड़ लोगों को जो हमने 1990 से बाद में गरीबी से बाहर निकाला, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद और पर्टिकुलरली कोरोना के इस क्राइसिस के बाद फिर शायद 1-2 करोड़ लोग वापस गरीबी में वापस गए। इसका डेटा अभी कंफर्म होना बाकी है। जब डेटा आएगा तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको कोट करूंगा, लेकिन पहला इंडिकेशन जो आ रहा है वो ये इंडिकेशन आ रहा है कि 27 करोड़ लोगों को जो गरीबी से बाहर देश में निकाला गया था, लगभग 1 से 2 करोड़ लोग जो है वो वापस गरीबी में जाते हुए नजर आ रहे हैं कोविड के बाद। आप सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने, पूरे दुनिया की सरकारों ने उनके नागरिकों को
इक्विपमेंट के लिए या जो बिजनेस बंद हो गए थे, खाने पीने की जो दिक्कतें आई थी, तो गवर्नमेंट्स ने 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह अपने अपने कैपेसिटी से नागरिकों को पैसे दिए। मोदी गवर्नमेंट ने राशन तो दिया, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं, डायरेक्ट पैसा जो ट्रांसफर करना ऐसे क्राइसिस में, वो नहीं किया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जापान एक कंट्री है। जापान ने सारे जापानीज नागरिक को इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 73,000 रुपए कोरोना के पीरियड में ट्रांसफर किए, 73,000। और एक इसमें विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि जापान में जिसके भी पास बैंक अकाउंट था, अगर भारत का कोई व्यक्ति वहां 6 महीने के लिए काम से गया वीजा पर और उसने बैंक अकाउंट खोला, जापान में अभी बैंक अकाउंट है, तो वो भारत के नागरिक को भी 73,000 रुपया इक्वली जापानीज गवर्नमेंट ने इस कोरोना बंदी के अंदर दिया। लेकिन जब भी इंडिया में इस तरह की बात होती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट नहीं करती है। वो कहती है हम किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन क्या 6,000 से किसान का डेवलपमेंट हो सकता है, ये सोचने की बात है। आप कहते हैं हम गैस दिया उज्ज्वला, अच्छी बात है, दीजिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गैस सिलेंडर का भाव आप 1,000 रुपया कर दिया, उसका क्या? ये महत्वपूर्ण बात है कि भाई महिलाएं 1,000 रुपए लाएंगी कहां से? भाई आप उसको सब्सिडाइज रेट में 350-400 रुपए तक क्यों नहीं दे सकते? ये बड़ा इश्यू है। आप कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। क्या लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में एक अच्छा घर बन सकता है? ये बड़ा इश्यू है जिसको सोचने की जरूरत है। देश के अंदर में बेरोजगारी का परसेंटेज लगभग 7% से ज्यादा है। किसी भी देश में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है अर्थशास्त्र के हिसाब से, इन्फ्लेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है या नहीं, कल्याणकारी है या नहीं, सारे मानवों के हित की है या नहीं, इसको देखने के अर्थशास्त्र में बहुत पैरामीटर है, पर दो मेजर पैरामीटर है। एक महंगाई, जिस देश की महंगाई 2-2.5% से ज्यादा हो महंगाई की दर, इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन 4% से ज्यादा बढ़ता है तो उसकी सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, उसकी सबसे ज्यादा जो मार है वो गरीब को और मध्यम वर्ग को पड़ती है। ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी 100 लोग काम करने लायक है तो 100 लोगों को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और जब मैं रोजगार कह रहा हूँ तो केवल गवर्नमेंट सर्विस नहीं कह रहा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, बट वो एम्प्लॉयड होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए। यदि 100 लोग काम करने वाले हैं और 100 लोगों को रोजगार अवेलेबल नहीं है तो इट इज ऑल्सो वेरी सीरियस इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी। देश के अंदर में आज भी 7% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। अगर हम इंडिया के अंदर 140 करोड़ लगभग हमारी जनसंख्या अभी हो रही है और इंडिया के अंदर में इफेक्टिवली लगभग 79-80 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। इस कोरोना बंदी के पहले लगभग 52 करोड़ लोगों को रोजगार था। अब इस क्राइसिस के बाद वो 44-45 करोड़ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा है। दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। तो यदि हम मोदी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर अगर देखते हैं तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और महंगाई के दोनों विषयों के ऊपर मोदी गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है। ये एक पॉइंट है जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, भारत के अंदर में, देश के अंदर में किसान आंदोलन में हम सब जानते हैं कि एक साल किसानों को ठंड में, गर्मी में, बारिश में बैठना पड़ा और किसान आंदोलन होने के बाद जो संसद ने 3 कानून बनाए जो फेयर कानून नहीं थे, उन कानूनों को वापस लेने के लिए मोदी गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश के चुनाव की राह देखनी पड़ी और उत्तर प्रदेश के चुनाव के 2-2.5 महीने पहले वो कानूनों को वापस दिया। देश के किसानों का इनकम कैसे बढ़ेगा? फेयर
प्राइसेस उनके फसलों को कैसे मिलेंगे, हमारे देश की खेती जो है वो एक इंडस्ट्री कैसे बनेगी, एक उद्योग कैसे बनेगा, इसके ऊपर स्वामीनाथन आयोग ने काफी कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए। लेकिन पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और अब बीजेपी के गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा चिंता का विषय है जो देश में आज भी अवेलेबल है। तो आज मैं मोदी गवर्नमेंट की तीन पॉलिसीज के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट इस देश में सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रही है। एक, महंगाई को लेकर, तमाम तरह की महंगाई, खाने पीने से लेकर डीजल पेट्रोल गैस तक। दूसरा, रोजगार को निर्माण करने में। तीसरा, कृषि को एक उद्योग बनाने में, किसानों की आय को बढ़ाने में। और चौथी बात जो इसके बावजूद मोदी सरकार कर रही है कि प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, यानी जो सार्वजनिक उपक्रम प्रॉफिट में है उनका निजीकरण करने की जो है मुहिम मोदी सरकार ने चलाई है। ये चार मेजर ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक फ्रंट पर मोदी गवर्नमेंट जो है वो फेल हो रही है। और इसलिए बीजेपी को 2024 में और 2 साल है, हम 2 साल टास्क कर लेंगे बीजेपी को। और मेरा ये क्लियर मानना है, ये मेरा क्लियर हरदम चैलेंज रहा है कि मोदी जी बहुत भाषण देते, एक तरफा टेलीविजन में दिखाते। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन को देखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को देखिए, पत्रकार उनको कैसे सवाल पूछते हैं और वो कैसे उनका आंसर देते हैं। हमारे देश का 56 इंच के सीने को जब भी सवाल जवाब का सिचुएशन आए तो 56 इंच का सीना पंचर हो जाता है। 56 इंच का सीना पंचर हो जाता है। इस प्रधानमंत्री के अंदर ये करेज नहीं है कि वो खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूट्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पत्रकारों को दे दे। और ना ही इस प्रधानमंत्री में ये क्षमता है कि वो लोकसभा में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर पॉइंट टू पॉइंट अपने पॉलिसीज के ऊपर में बात करे। जब खुद के पॉलिसीज की बात आती है तो इस प्रधानमंत्री को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की याद आने लगती है। ये प्रधानमंत्री को जब बीजेपी के फेलियर की बात आती है तो नेहरू जी की याद आती है। पता नहीं ऐसे प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री का नॉलेज, इंटेलिजेंस और विजन कमजोर हो, वो इस देश को कैसे आगे ले जा सकता है। ये मेरा सवाल बीजेपी को और विशेषतः प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से है। और मेरा ये पुराना चैलेंज रहेगा, आज से जनसभाएं शुरू हुई है, बीजेपी के लोगों को और मोदी जी को ये मेरा खुला चैलेंज है कि अगर डिबेट करना है तो किसी भी मंच पर लाइव टेलीविजन में ओपन डिबेट विजय मानकर के साथ कर लो। आपको 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि इंडिया के अंदर में किसको नॉलेज है, किसको इंडिया को आगे ले जाना आता है। उन विशेष पॉलिसीज के ऊपर में पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मैं बात कर पाऊंगा। ये बातें आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगी। छत्तीसगढ़ में और 11 स्टेट्स में जो ट्राइबल स्टेट्स है, उन ट्राइबल स्टेट्स के अंदर में मैंने पेशा नियम को बनाने के लिए पेटिशन किया है। 26 जनवरी 2021 को चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को 11 राज्यों, जिसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, तेलंगाना है, आंध्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, जहां शेड्यूल्ड एरियाज है 11 राज्यों के अंदर, वहां पेशा नियम बनने चाहिए। जो पेशा अधिनियम 2096, पेशा एक्ट जो है 1996 का, उसके 25 साल बावजूद भी अभी तक पेशा के नियम नहीं बने हैं। वो पेटिशन मैंने 11 राज्यों के सीएम्स को, गवर्नर्स को, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को किया है। छत्तीसगढ़ में भी मैंने ये पेटिशन की है और मैं देश का पहला लीडर हूं जिसने एक समाधान निकाला है कि संविधान में जो मेजर अमेंडमेंट करने हैं, वो मेजर अमेंडमेंट के लिए मैं ऑलरेडी संसद को बिल दे चुका हूं। आप लोग सब जानते हैं कि ये बिल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ट्राइबल कोड, जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग से कोड होना चाहिए, बाकी धर्म के लोगों का कोड है वो रहे।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदिवासियों का कोड अलग से होना चाहिए, जिसमें वो चाहे तो कोया पुणे लिखाए, सरना लिखाए, गानी मालो लिखाए, जो भी वो लिखना चाहते वो लिखाए, ताकि देश में जो 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, वो नेचर को मानने वाले लोग हैं, उनका रिलीजन नहीं है, उनका कल्चर डिफरेंट था, ये जो है वो प्रमाणित हो सके। इसके लिए ट्राइबल कोर्ट के लिए एक पिटीशन मैंने किया भारत सरकार को, जो है वो 2019 में, और ओबीसी की जनगणना सबसे विशेष, इसके साथ देश की ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और तमाम ओबीसी हो, एससी एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कम्युनिटी के लोग हो, उनके सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को गिना जाना चाहिए। केवल संख्या गिनकर काम नहीं चलेगा, धर्म की संख्या या पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन, जिले की पॉपुलेशन गिनकर काम नहीं चलेगा। उनके पास कितनी संपत्ति है, वो संपत्ति लैंड में कितनी है, सोने में कितनी है, शेयर्स में कितनी है, म्यूचुअल फंड्स में कितनी है, तमाम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में कितनी है, एजुकेशन कितना है, एजुकेशन है तो गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से है, क्या उनको गवर्नमेंट का जॉब है या प्राइवेट जॉब है या खुद का बिजनेस है, उनका पर कैपिटा इनकम कितना है, ये तमाम ऐसे मैंने मेजर 20-25 सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बताए हैं जो सेंसस में नहीं होते हैं। उसके आधार पर सारे लोगों का डेटा इकट्ठा हो, और विशेषतः ओबीसी का डेटा इस देश में इकट्ठा हो, क्योंकि कई बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो चाय वाला था, प्रधानमंत्री तो गरीब था। भाई चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं जानता हूँ, यही लोकतंत्र की खूबी है कि लोकतंत्र की खूबी में चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन चाय वाला चाय बेच के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये मैं नई बात आपको बोल रहा हूँ, चाय वाला चाय बेच के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अडानी और अंबानी की ब्रोकरेज करके प्राइम मिनिस्टर जरूर बन सकता है, अडानी और अंबानी की ब्रोकरेज करके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और यही कारण है कोरोना बंदी में आप लोग गरीब होते रहे और अडानी एशिया का सबसे अमीर आदमी हुआ। अडानी एशिया का सबसे अमीर आदमी हुआ। बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, मैं भी मार्केट इकोनॉमी के फेवर में हूँ, लेकिन कितने प्रोजेक्ट्स दिए गए, कितना लोन दिया गया, कैसे गवर्नमेंट की तरफ से उनको विशेष हेल्प की गई, इसका विश्लेषण होने की भी जरूरत है। अभी आपने सुना फिर कोई वो आई एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी क्या नाम है पता नहीं, फिर पता चला कि हजारों करोड़ रुपए का फिर जो है वो बैंक का घोटाला कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि माल्या को छोड़कर चौकसी भाई, मोदी, एबीसी कंपनी, ये सारे जो बैंक को डुबा रहे हैं गुजरात से ही क्यों होते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसका सीक्रेट अगर कोई मुझे बता दे कि ये ज्यादातर लोग जो बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं या बैंक को डुबा देते हैं, ये उधर के क्यों होते हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो ओबीसी की जनगणना हो, ये कहते हैं कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना, गरीब का बना, कोई दिक्कत नहीं, डेमोक्रेसी में हो सकता है। फिर कभी कहते हैं नहीं तो प्रधानमंत्री तो पिछड़ा वर्ग के है, ये भी आर्गुमेंट करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप पिछड़े वर्ग के हैं या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं। आप कहते हैं मुझे सबका क्या कहा, सबका क्या साथ और सबका विकास, तो भाई आपको ओबीसी ने साथ नहीं दिया क्या? आपकी सरकार तो जिताने में सबसे ज्यादा वोटिंग तो ओबीसी का रहा है। फिर जब ओबीसी का वोटिंग सबसे ज्यादा रहा, तो मैं इस प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आपने एससी एसटी के लिए सब प्लान में पैसा देते हैं, आप अभी से नहीं कई वर्षों से गवर्नमेंट एससी एसटी के लिए सब प्लान में पैसा देते हैं और देना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। अभी परसेंटेज में वो कम हुआ है, मनरेगा का बजट कम हुआ, सब्सिडीज और वेलफेयर का बजट कम हुआ इस बजट के अंदर में, लेकिन आपने आज तक ओबीसी के बजट का प्रोविजन क्यों नहीं किया 2014 के बजट से? ये सवाल मैं बीजेपी की सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार में 100 रुपए में देश के 50% ओबीसी के लिए आप 50 पैसा भी क्यों नहीं दे पाते? ये सवाल इकोनॉमिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और ये कहते हम सीए कर लेंगे, एनआरसी कर लेंगे,
इसके लिए तो सेंसस सारे भारत के लोगों का, सारे गुणवान के लोगों का डेवलपमेंट कैसे कर सकती है, ये एक सवाल हर भारतीय को पूछने का जो है वो समय आ गया है। और इन्हीं तमाम चीजों को चैलेंज करने के लिए हम लोग फिर से बड़े पैमाने पर एक्टिव हो गए हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो ये 1.5 साल भी हम कोई घर में बैठने वाले लोग नहीं थे। हम तो देश भर में घूम के काम करने वाले लोग हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक यहाँ आदिवासियों के नेतृत्व में एपीआई की सरकार नहीं बन जाती, तब तक के मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और मैंने जो गवर्नर को पिटीशन किया, सीएम को, उसने एक रास्ता दिया। क्या रास्ता दिया है कि ये संविधान को संशोधन करने के बिल तो मैं दे चुका हूँ, पर इसके लिए मुझे संसद जाना पड़ेगा। वो तो मैं 24 में जाऊंगा ही। आप लोगों का यदि प्यार रहा और समझदारी रही तो मैं संसद 2024 में एंटर करूंगा और मेरे साथ एपीआई के और भी लोग संसद में होंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के आगे। तो ये तो काम मैं करूंगा। 24 में जाने के बाद मुझे जो संसद में करना है वो तो मैं करूंगा। और यदि मैं संसद पहुंच गया तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, खुले तौर पर चैलेंज कर रहा हूँ, इसको नोट करके रख लीजिए। 750 संसद एक तरफ, लोकसभा के, राज्यसभा के। वैसे मैं राज्यसभा नहीं जाने वाला, मैं लोकसभा जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा में रिटायर्ड लोग जाते बाद में, वो अभी समय नहीं है। जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो सोचेंगे, लेकिन अभी मुझे जंग हूँ, मुझे काम करना है तो लोकसभा जाऊंगा। 545 मेंबर पार्लियामेंट एक तरफ, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट एक तरफ, 70,000 भारत सरकार के अधिकारी एक तरफ और विजय मानकर एक तरफ। और विजय मानकर जिस दिन मैं संसद में एंटर हो जाऊंगा, आप ध्यान में रखिए, देश के 70 सालों में जिस चीज की शुरुआत नहीं हुई, उसकी शुरुआत 7 महीनों में इस देश में होना शुरू होगा। उसकी शुरुआत 7 महीनों में होना शुरू होगी। तो तब मैं जाकर तो भारत के संविधान में पॉजिटिव सकारात्मक अमेंडमेंट करूंगा, जिसमें भारत के तमाम लोगों के मानव अधिकारों को मैं लाऊंगा, देश के आदिवासियों के मूल निवासी अधिकार, इंडिजिनियस राइट्स को लाऊंगा। और भारत की चुनावी व्यवस्था जो अप्राकृतिक है, जो अमित शाह जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, नड्डा जी कहते हैं, और कौन है वो बाबा सीएम कौन, आदित्यनाथ जी कहते हैं, हमको तो प्रचंड बहुमत मिलेगा, प्रचंड बहुमत मिलेगा। अरे प्रचंड बेमत के लोगों, प्रचंड बहुमत नहीं, प्रचंड बेमत। बेमत यानी जिनको मत नहीं है। प्रचंड बेमत के लोगों, बीजेपी के लोगों, आज भी आप 40% के अंदर वोट ले रहे हो। आज भी आप 40% के अंदर वोट ले रहे हो। जिस दिन देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आ जाएगा, अगर आपने 40% वोट लिया तो 100 में केवल 40 सीटें ही आपको मिलेगी। इतना ध्यान में रखो। जिस दिन पीआर सिस्टम आ जाएगा तो अगर आपने 40% भी वोट लिया तो आपको 40 सीटें मिलेगी, ये ध्यान में रखो। और जो पार्टी को आप छोटी कहते हो, अगर वो 10 लाख भी वोट ले रहे तो उसके 3 सांसद कम से कम संसद में होंगे पीआर सिस्टम में। इस बात को भी ध्यान में रखो। इसलिए इतना सीना फुला के बात मत करो। अमित शाह जी, वेट बढ़ गया है, सांस फूल रही है, तबीयत का ध्यान रखो। प्रचंड बहुमत की जो है वो कल्पना मत करो। जरा अकल से काम लो। देश को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पर काम करो। ये फालतू की स्लोगनबाजी जो है वो बंद करो। मैं आ रहा हूँ संसद में, लेकिन जब मैं संसद में आऊंगा उसके पहले मैंने एक सोल्यूशन दिया। क्या सोल्यूशन दिया? पेशा रूल्स की जो पिटीशन मैंने आपके सीएम को, गवर्नर को की, उनके मैडम जी को, मैंने सोल्यूशन दिया कि ये संविधान में अमेंडमेंट के बगैर भी 5वीं अनुसूची के पैरा 5 में अमेंडमेंट, उसके आधार पर अगर गवर्नर रेगुलेशन निकालता है और उस रेगुलेशन से माइंस एंड मिनिमल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, डीएमएफ रूल्स, और साथ में जरूरत हो तो आपके पंचायत का जो लॉ है छत्तीसगढ़ का, और लैंड रेवेन्यू बोर्ड जो है, उसको यदि अमेंड कर दिया जाए तो आज भी आदिवासी को 15-20% का
मिनरल राइट दिया जा सकता है, उसको शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। ये मैंने रास्ता आपके गवर्नर और सीएम को राइटिंग में बताया है। मैं बघेल जी से पूछना चाहूंगा और उनके मैडम जी को बड़े रिस्पेक्ट से पूछना चाहूंगा कि आपने मेरी पिटीशन पर 1 साल होने को आया, अब तक पैसा के नियमों को ड्राफ्ट करने में बघेल गवर्नमेंट और गवर्नर क्या कर रही है। और बघेल जी से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपकी सरकार को पैसा लॉ बनाना नहीं आता, पैसा रूल्स बनाने नहीं आते, तो कम से कम विजय मानकर जिंदा है, 1 हफ्ते के लिए आपके जो है वो सेक्रेटेरिएट में बुला लो, मैं आपको बनाकर देता हूं कि पैसा के रूल्स कैसे बनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के जो मॉडल रूल्स बन सकते बाकी राज्यों के लिए, और आदिवासियों को उनका मिनिमम राइट मिल सकता है। कल मुझे दंतेवाड़ा से लोग मिलने आए, बीजापुर से लोग मिलने आए, नारायणपुर से लोग मिलने आए, सरगुजा से लोग मिलने आए। वो अभी भी इस सभा में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमारे क्षेत्र में बस्तर में आदिवासियों के साथ बड़ा जो है अत्याचार हो रहा है, उनको जल जमीन जंगल का कोई भी अधिकार ठीक से नहीं मिल रहा है, और यदि कोई वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उनके ऊपर गलत धाराएं लगाई दी जाती है। इस तरह का दुख दर्द आज भी आदिवासी इस छत्तीसगढ़ का कह रहा है। पूरे देश का आदिवासी दुखी है, पूरे देश में किसान दुखी है, पूरे देश में युवा, बहुतांश युवा बेरोजगार है, या अगर रोजगार है तो जो मिल रहा है वो नौकरी उनको करनी पड़ रही है। ये सिचुएशन के लिए मोदी गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज यू आर इनटू गवर्नमेंट फ्रॉम 2014 and now you will be government up to 2024 for a decade, and therefore Mr. Modi, you cannot just take a pretext of remembering Nehru and saying कि नेहरू नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, नेहरू नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, नेहरू नहीं होते तो वो नहीं होता। मैं कह रहा हूँ यदि तू नहीं होता तो ये देश ज्यादा अच्छा, यदि तू नहीं होता तो ये देश ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए इस तरह की भाषा बोलना बंद करें मोदी जी। जब तक आप बोलेंगे ध्यान रखिए, आपसे बाकी पार्टी वाले लोग कहते होंगे विजय मानकर आपको डरने वाला नहीं है, वो देश का सबसे विद्वान लीडर है, विज्ञान को समझने वाला लीडर है, मानवता को समझने वाला लीडर है, और ये चाहता है कि ये देश इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत के पहले गोडवाना, भारत के पहले गोडवाना था। और इसलिए ये गोडवाना के महान सभ्यता और कल्चर की शक्ति को लेकर, प्रकृति की शक्ति को लेकर, विज्ञान की समझ को लेकर, ज्ञान को लेकर, मानवता के आधार पर, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की नीतियों के आधार से हम देश में आगे बढ़ेंगे। और 2023 और 24 में मैं डिटेल में आपके आगे नीति लिख के दूंगा, उस पर और ज्यादा रिविजन करूंगा, जिससे मेरा ये क्लियर कहना है। And listen to me very carefully because I'm giving a very responsible statement today. मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूँ और इस बात को ध्यान में रखिए। यदि मेरी सरकार देश में बनती है, यदि मेरी सरकार देश में बनती है, तो ध्यान से सुनिए, 10 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर देश का एक भी परिवार गरीब नहीं होगा, मध्यम लेवल में अमीर होगा, मध्यम लेवल में अमीर होगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। और ये केजरीवाल आया ना, नया टोपी वाला वो होता था, उसकी भी मैं क्लास लेने वाला हूँ। थोड़ा मुझे दिल्ली के तरफ जाऊंगा तो उसकी क्लास लूंगा केजरीवाल की, तो मैं उसकी क्लास अलग से लूंगा। बोलता है बिजली फ्री में दूंगा, पानी फ्री में दूंगा। दे भैया, अच्छी बात है, तुम क्या क्या फ्री में देते हो वो देखो। मेरी सरकार यदि बन गई तो मैं हर परिवार को ऐसी चीज दूंगा कि वो गरीब नहीं रहेंगे, मिडिल ग्रुप में अमीर हो जाएंगे देश के अंदर। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। वो क्या होगा क्या नहीं होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उसको मैं डिक्लेयर करूंगा। उसका स्टडी मेरा हो गया, रिसर्च हो गया, कैलकुलेशन करना मेरे लिए 2 दिन से भी ज्यादा बात नहीं है। उसमें मैं कंफर्म होऊंगा, उस पॉलिसी को मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ जिससे भारत का हर परिवार मध्यम रूप से अमीर हो जाएगा। और मेरा ये दूसरा चैलेंज है कि 10 साल के अंदर अगर मेरी सरकार इस देश में बनती है तो इंडिया अमेरिका चाइना के बराबर खड़ा होगा। 10 साल के अंदर अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है, ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की नीतियों के आधार पर, साइंस नॉलेज एंड सॉल्यूशंस के आधार पर, साइंस विद ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स के आधार पर, ज्ञान विज्ञान और मानवता के आधार पर, अनेक नियमों और अनेक समाधानों के आधार पर 10 सालों के अंदर हम भारत को
महान गुणवान बना सकते हैं, अमेरिका चाइना के बराबर हम इसे ला सकते हैं। इस काम को हमें छत्तीसगढ़ में करना है और छत्तीसगढ़ में अब टाइम आ गया है कि यहाँ बीजेपी का टाइम खत्म हुआ, कांग्रेस का टाइम थोड़े दिन चला, अब कांग्रेस का टाइम भी इधर से जाने का जो है वो समय आ रहा है। छत्तीसगढ़ से एपीआई का टाइम शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत आप लोग करें। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और खैरागढ़ में ऐसा कहते हैं कि लोग लड़ते रहे, कोई राजा परिवार से रहे या उससे लड़ते रहे। मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी को मैं अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि डेमोक्रेसी में राजाओं का समय चले गया, लोकतंत्र में राजाओं का समय चला गया, लोकतंत्र में प्रजा का भी समय चले गया, लोकतंत्र में जनता का समय शुरू हुआ है, लोकतंत्र में जनता का समय शुरू हुआ है। इसलिए अभी जो भी चुनाव इधर लड़े होंगे तो उनका निधन हुआ, उनके प्रति मेरे सांत्वना है, उनके परिवार के प्रति जिनका भी निधन हुआ, लेकिन अभी खैरागढ़ विधानसभा में एपीआई का कैंडिडेट होगा उपचुनाव में, इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और ये उपचुनाव में एपीआई जो लड़ाएगी। और अभी से एडवांस में आपको कह रहा हूँ, एडवांस में मैं आपको कह रहा हूँ कि एपीआई का कैंडिडेट जब नॉमिनेशन होगा तब होगा, लोग राजनीति को देखते इसको खड़ा करेगा उसका खड़े, हम नीति वाली पार्टी, हमारा सारा पॉलिसी क्लियर है। ढालचंद्र साहू जो है वो खैरागढ़ विधानसभा से जो है वो उपचुनाव में एपीआई के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे और यहाँ पर जो है एक नया तरीका पॉलिटिक्स जो है वो शुरू होगा। तो खैरागढ़ विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जब भी उपचुनाव होगा, शायद 2 महीने में ये उपचुनाव हो सकता है, तो उस समय में एपीआई के ऑफिशियल कैंडिडेट ढालचंद्र साहू रहेंगे, उनके तरफ में आप ध्यान रखें, उनको वोटिंग दें और 2023 के लिए तैयारी शुरू करें। एपीआई के जितने ऑफिस बेयर्स हैं और वर्कर्स हैं और जो एपीआई के जो है वो शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, वो तमाम लोग एक्टिव हो जाइए और हमको मिशन 2023-24 को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में एपीआई की सरकार बनाने की तरफ हमें जाना है और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में एंटर होकर वो सब कामों की शुरुआत करना है जो 70 सालों में नहीं हुई, उसकी शुरुआत हमें करना है। और आपकी समझ अगर रही, आपका साथ रहा तो ये जरूर होगा और छत्तीसगढ़ से एपीआई जो है पूरे इंडिया को एक नया संदेश देगी, एक नई नीतियों की राजनीति देने में सक्सेसफुल होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और क्योंकि 5:30 बजे तक का शायद समय था और मुझे कल तेलंगाना में बड़ी सभा है, उसके लिए मुझे तेलंगाना में जाना है, इसलिए लंबा सफर है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा, आपके बीच ज्यादा समय में नहीं दे पाऊंगा। मैं फिर बहुत जल्द आपके बीच में वापस आऊंगा, उस समय में मैं रुकूंगा, आप लोगों से डिटेल में मिलूंगा, बातचीत करूंगा। तो कल तेलंगाना की सभा होने की वजह से आज मुझे उधर जाना जरूरी है, इसलिए आज मेरे स्पीच को मैं थोड़ा ब्रीफ रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी बातें कही है उसको लेकर आप आगे जाएंगे। एपीआई को लाना है, नया छत्तीसगढ़ बनाना है, एपीआई को लाना है, नया छत्तीसगढ़ बनाना है, एपीआई को लाना है, महान गुणवाना बनाना है, एपीआई को लाना है, महान गुणवाना बनाना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आज की बात के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत जल्दी बल्कि कल से ही हम अपने भाई प्रत्याशी को लेकर खैरागढ़ विधानसभा के गांव-गांव तक पहुंचेंगे। हम एपीआई की पॉलिसी को जन-जन तक पहुंचाएंगे और यह बात तय है कि उपचुनाव में हम एपीआई का विधायक बनाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में